हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन। आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में विचार करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश का अपवर्तन, अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें हम आपको समझा देते हैं। तो अपवर्तन की घटना घटित होने के लिए मिनिमम मुझे 2 मीडियम चाहेंगे, वो भी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अलग अलग अपवर्तनांक के 2 माध्यम चाहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 को हम विरल माध्यम मान लेते हैं और माध्यम 2 को सघन माध्यम सपोज कर लेते हैं। आपको पता है कि जब प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब है, और ये जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है, इस अभिलंब की तरफ ये अपवर्तित किरण है जो कि इसकी तरफ मुड़ गई है। तो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो भी एंगल बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से इंडिकेट करते हैं। और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। ये होता है एक डिवाइडिंग सरफेस है, या कह लीजिए सीमा पृष्ठ है, या फिर कह लीजिए अपवर्तक पृष्ठ है, जो दोनों अलग अलग माध्यमों को डिवाइड करने का कार्य करता है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, अपवर्तक पृष्ठ, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लिखेंगे आपतित किरण। हेडिंग आप लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसे कहेंगे, एक भी डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सारी डिफिनेशंस फिगर के थ्रू याद करा दूंगा। तो ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपको पुनः याद आएगा कि सर पहले चैप्टर में जब आपतित किरण की डिफिनेशन आपने लिखवाया था तो वहाँ पे आपने बताया था कि परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जी, वो भी डिफिनेशन राइट है अपने हिसाब से, और ये भी डिफिनेशन सही है अपने हिसाब से। अब ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड में यदि आपतित किरण की डिफिनीशन आपसे पूछेगा तो वो ये कहेगा कि आपतित किरण की परिभाषा चैप्टर नंबर 1 से लिखिए, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो आप कोई सी भी डिफिनीशन राइट डाउन कर सकते हैं। आपतित किरण, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा अपवर्तित किरण की डिफिनीशन। तो हेडिंग लिखेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कैसे डिफाइन करेंगे इसे, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण क्या होगी, तो आप देख रहे हैं सेकेंड मीडियम है, और इस सेकेंड मीडियम में जो भी रे ट्रेवल करेगी उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, यानी अपवर्तित प्रकाश किरण कहेंगे या अपवर्तित किरण कहेंगे। तो लिखिए परिभाषा, दूसरे माध्यम में
चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, ये डिपेंडेंसी नहीं होगी कि जो विरल माध्यम में होगा, जो माध्यम विरल माध्यम होगा उसमें जो लाइट चलेगी उसी लाइट को हम आपतित किरण कहेंगे, और जो सघन माध्यम होगा उसमें जो लाइट चलेगी उसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा, माध्यम आप चेंज कर सकते हैं। यदि लाइट आपका सघन माध्यम से पहले आ रही है तो सघन माध्यम में भी जो लाइट पहले चलेगी उसी का नाम आपतित किरण हो जाएगा। अब ऐसा दिमाग आप मत लगाइएगा कि विरल माध्यम में हमने लाइट को यहाँ पे पहले लेके आया है तो इसका नाम आपतित किरण, ऐसा कतई नहीं होगा। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे आपतन कोण। तो इसे इरेज कर देते हैं। हेडिंग लिखिएगा आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण क्या होता है? तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी एंगल का मेज़रमेंट किया जाएगा इस इंसिडेंट रे का, वो नॉर्मल के साथ ही होगा। यदि एंगल का वैल्यूज इस अपवर्तक पृष्ठ के साथ देगा, यानी वो कहेगा कि कोई प्रकाश किरण है जो अपवर्तक पृष्ठ के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो क्या ये आई होगा? जवाब होगा नहीं। तो फिर आई कितना होगा? तो ये अभिलंब इस अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बात आपको पता है। तो यदि ये अपवर्तक पृष्ठ के साथ आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का बनाएगी? तो 90 - 60 = 30। तो आई का वैल्यू कितना लिया जाएगा सवाल सॉल्व करते समय? 30, ठीक है, न कि 60। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा अपवर्तन कोण की परिभाषा। तो अपवर्तन कोण को कैसे डिफाइन करेंगे? हेडिंग लिखेंगे अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल। अपवर्तन कोण, तो इसकी परिभाषा सिंपल बता सकते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। लिखिएगा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्टेड कहते हैं, इसलिए स्मॉल आर से लिखाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है इंडिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ भी बात याद रखनी है आपको कि जो भी एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा वो नॉर्मल के साथ होगा, न कि डिवाइडिंग सरफेस के साथ, यानी अपवर्तक पृष्ठ के साथ। उसके बाद आपसे पूछेगा अभिलंब की परिभाषा। हेडिंग लिखेगा अभिलंब नॉर्मल। अभिलंब क्या होगा? नॉर्मल। तो ये रेखा होगी जो
अपवर्तक पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो वह रेखा जो अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वह रेखा जो अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। लिखिए, वह रेखा जो अपवर्तक पृष्ठ, याद रखिएगा इसे अपवर्तक पृष्ठ कहिएगा, न कि परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है, अभिलंब कहलाता है या कहलाती है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अभिलंब कहलाता है। क्या लिख दिया? अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो हेडिंग लिखेंगे अपवर्तक पृष्ठ, या इसी को कुछ किताबों में सीमा पृष्ठ के नाम से भी लिखा है। तो अपवर्तक पृष्ठ या सीमा पृष्ठ, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे लिमिटिंग सरफेस या फिर रिफ्रैक्टेड सरफेस, रिफ्रैक्टेड सरफेस, सरफेस या लिमिटिंग सरफेस। अपवर्तक पृष्ठ या सीमा पृष्ठ क्या होता है? तो ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग अलग बांटता है। ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग अलग बांटता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। चित्र में ये वाली लाइनिंग जो है, यदि इसे कोई नाम दे दें हम, लेट सपोज यदि एन एन डैश नाम दे दें, तो एन एन डैश, एन ओ एन डैश जो है, ये मेरा क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है या सीमा पृष्ठ है। उसके बाद आपसे पूछेगा सघन माध्यम और विरल माध्यम का होता है, डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम। तो हेडिंग लिखिएगा आगे सघन माध्यम, या इससे पहले विरल माध्यम देख लेते हैं। विरल माध्यम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। विरल का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? विरल मतलब देहात भाषा में इसे बोलते हैं विरर, यानी दूर दूर। कोई चीज़ दूर दूर है तो उसे विरर बोला जाता है, विज्ञान के टर्म्स में उसे विरल बोला जाएगा। विरल का मतलब होगा कि यदि कोई माध्यम विरल है तो वो विरल कब होगा? जब उसके सारे के सारे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम विरल माध्यम वायु को कंसीडर करें, हम वायु मान लें, और सघन माध्यम हम मान लीजिए जल को मान लेते हैं, तो वायु के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वायु के जो कण होंगे, वो पानी के कण की तुलना में काफ़ी दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से वायु को हम विरल माध्यम और जल को सघन माध्यम कहेंगे, क्योंकि जल के अणु वायु की तुलना में पास पास होते हैं। इस वजह से जल सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम होगी। ठीक है। एक दूसरा रीजन भी होता है इसका डेंसिटी के टर्म में, कि यदि जिस मीडियम का डेंसिटी जितना ही ज़्यादा होगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा, और जिस मीडियम का डेंसिटी जितना कम होगा वो माध्यम उतना ही विरल होगा। तो कि आप जानते हैं कि एयर की जो डेंसिटी होती है वाटर के कंपेयर में वो कम होती है। वायु का जो घनत्व होता है जल के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस वजह से वायु हमारा विरल माध्यम होगा और जल हमारा सघन माध्यम में होगा। ठीक है। तो विरल माध्यम को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है या फिर सर्वाधिक होती है,
ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसे आप कहेंगे विरल माध्यम, और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे आप सघन माध्यम कहेंगे। क्यों, ये बात आपको पता है, क्योंकि जब लाइट एयर से या फिर वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एयर में जो वैक्यूम होगा उस वैक्यूम में कोई भी एटमॉस्फेयर न प्रेजेंट होने के वजह से लाइट की स्पीड में कोई भी बाधक पार्टिकल्स मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी तीव्र गति से वो चलेगी। लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, वहाँ पे एज ए डिवाइडर, एज ए ब्रेकर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे जो लाइट की स्पीड में बाधक सिद्ध होंगे। इसी वजह से सघन माध्यम में जो भी लाइट होगी प्रकाश की, वो विथ कंपेयर टू एयर कम होगी। तो डिफिनीशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं सिंपल आसान भाषा में कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। उसके बाद यदि आपसे सघन माध्यम की डिफिनीशन वो पूछे तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। याद रखिए, डेंसर खतरनाक वाला डेंसर नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है और इसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो ये डेंसर है, वो डेंसर होता है, इसमें DANGER होता है, इसमें DENSER है। तो सघन माध्यम का होगा ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। तो लिखिए, डिफिनीशन लिखिए इसका, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। तो वायु और जल देके आपसे पूछे कि इनमें कौन सघन और कौन विरल है, तो वायु विरल होती है और जल सघन होता है। और यदि जल कांच देके आपसे पूछे, जल और कांच देके आपसे पूछे कि जल और कांच में कौन सघन और कौन विरल, तो जो जल होता है वो विरल होता है और कांच सघन होता है। कहेंगे याद कैसे करेंगे, तो 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद ही करना पड़ेगा। वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसे यन से इंडिकेट करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3 या 1.33 होता है, और जो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 3/2 या 1.5 होता है। इसका 1.33 देगा, इसका 1.5 होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा होगा वो माध्यम उतना ही सघन है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो माध्यम उतना ही विरल है। तो 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद कर लेना है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ कंपेयर टू एयर 1.33 होता है, और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 होता है। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्ञात किया जाता है तो वो एयर के ही रिस्पेक्ट में निकाला गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। दैनिक जीवन में हमारे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को शो करते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को शो करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे,
प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक उदाहरण। दैनिक उदाहरण का मतलब दैनिक जीवन में जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है उनके एग्जाम्पल, उनके उदाहरण। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा होगा कि यदि आपके पास कोई कांच की गिलास है, इस कांच की गिलास में आपने वाटर फिल किया है, ये पानी भरा आपने, और इस कांच की गिलास के अंदर पानी भर के इसमें आपने पेंसिल या फिर पेन डाल दिया है। आपने इसमें पेंसिल या पेन ऐसे टिका दिया है इसके अंदर, एज्यूम करिए ऐसे आपने डाल दिया है पेन या पेंसिल। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि कांच की गिलास यदि आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की 1 रुपये की जो ग्लास मिलती है उसमें भी वाटर डाल के ये प्रयोग देख सकते हैं। तो जब आप इसे देखेंगे, सपोज करिए आप यहाँ तक पानी इसमें भरे हैं, तो इसे दूर से देखेंगे तो जहाँ पे पानी का लेवल फिनिश हो रहा है, जहाँ पानी का जो स्तर है जहाँ ख़त्म हो रहा है, दूर से अब जब इसे देखेंगे, दूर से देखने को मतलब कई किलोमीटर दूर से मत देखिएगा, थोड़ा सा दूर पे, तो ये जहाँ पे एयर, क्योंकि गिलास के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा जो पानी होगा वो एयर और वाटर को डिवाइड कर रहा होगा, तो जो सरफेस होगा जिसे हम सीमा पृष्ठ या पूर्वतक पृष्ठ कह रहे हैं उसके ऊपर वायु होगा और अंदर क्या है, जल। तो यहाँ पे 2 मीडियम हो गए, और यदि 2 मीडियम हो गए तो ये पेंसिल आपको सीधे दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि लाइट एयर से चल के वाटर में आ रही है। एयर हो गया आपका रेयर मीडियम, वाटर हो गया आपका डेंसर मीडियम। और आपको पता है कि जब लाइट विरल से सघन में एंट्री करती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ ये बेंड होगी, इसकी तरफ लाइट क्या होगी, बेंड होगी, मुड़ेगी, इसकी तरफ झुकेगी, है ना जी, इसकी तरफ क्या करेगी, झुक जाएगी, ये लाइट झुकेगी। तो ये पेंसिल या ये पेन कुछ मुड़ी अथवा टूटी हुई नज़र आती है, ये पेंसिल कुछ टूटी अथवा मुड़ी हुई नज़र आती है, स्ट्रेट नहीं नज़र आएगी आपको, ये बेंड नज़र आएगी देखने पर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पेंसिल मुड़ी या टूटी नज़र आ रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कहाँ हो रहा है अपवर्तन? तो भाई 2 मीडियम हो रहे हैं कि नहीं, एक पानी और एक एक पानी और एक वायु, 2 डिफरेंट मीडियम हो गए, 2 अलग अलग अपवर्तनांक के मीडियम हो गए। तो जाहिर सी बात है जब लाइट यहाँ पे एंट्री करेगी तो जो इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या डिवाइडिंग सरफेस होगा या लिमिटिंग सरफेस होगा, वो इन दोनों मीडियमों को बांटने का कार्य करेगा। तो जब आप बाहर से देखेंगे, क्योंकि आप पानी के गिलास के पानी के अंदर तो रहेंगे नहीं कि उसमें बैठ पाएंगे, गिलास में बैठेंगे आप, पॉसिबल ही ना है, गिलास के पानी में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप कहीं बाहर ही होंगे। तो जब बाहर से आप देखेंगे तो जिस प्लेस पर पानी और वायु अलग हो रहे होंगे वहाँ आपको नज़र आएगी पेंसिल कुछ टूटी अथवा मुड़ी हुई नज़र आती है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ये देखने का केवल भ्रम है, आपको नज़र आता है कि ये मुड़ी हुई है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो इसे लिख लेंगे, इसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं इसको कि कांच की गिलास में जल भरकर उसमें पेन अथवा पेंसिल, कोई सा भी लकड़ी भी आप डाल सकते हैं उसमें, पेन अथवा पेंसिल डालकर, क्या लिख रहे हैं, डाककर लिख रहे हैं, सॉरी यार, डालकर दूर से देखें तो पेन अथवा पेंसिल मुड़ी अथवा टूटी नज़र आती है, मुड़ी हुई या फिर आप कह सकते हैं टूटी हुई नज़र आती है, मुड़ी हुई या फिर टूटी हुई नज़र आती है। ये पहला एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा उदाहरण यदि बात करें तो आपने बचपन में एक पोएम पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
कि जो तारे होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, यानी जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं हमें। ऐसा क्यों होता है? तो एज्यूम करिए, इस पहले घटना को आप समझ लीजिए। ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और अर्थ के इस सरफेस पे ये कोई छोटा लड़का यहाँ स्टैंड है, कल्पना करिए। अब ये स्टार को देख रहा है, ऐसे स्टार को आसमान में ये देख रहा है, ठीक है। तो जब ये स्टार को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि धरती पे वायुमंडल है, और वायुमंडल की 7 परतें हैं अर्थ पे। तो जब इस स्टार से प्रकाश चलेगा, यहाँ से प्रकाश चलेगा, तो चूँकि ऊपर वायुमंडल है नहीं, जहाँ स्टार काफ़ी दूर है वहाँ पे वैक्यूम है, और स्टार का प्रकाश जब धरती की तरफ चलेगा तो वो निर्वात से चल रहा है, जहाँ एयर नहीं है, ठीक है। ये निर्वात से जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में ये घुसेगा, स्टार का प्रकाश यानी तारे का प्रकाश, तो निर्वात होगा विरल माध्यम। और अर्थ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी तो कम होती जाती है, बट निर्वात की तुलना में जो सबसे बाहरी वाला वायुमंडल की परत होगी, वहाँ पे इस निर्वात की तुलना में कुछ न कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि निर्वात की तुलना में कुछ न कुछ डेंजर मीडियम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टार है, ये इसे आना तो चाहिए सीधे इस लड़के के आँख पे, लेकिन इसे नज़र नहीं आएगा सीधे, क्योंकि लाइट विरल से सघन में एंट्री करेगी। तो ये प्रकाश जो सीधे आना चाहिए ये थोड़ा सा बेंड होगा। ये जो स्टार का प्रकाश आ रहा है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा इसे, ठीक है। पुनः सेकेंड मीडियम में जब ये घुसेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं, उन अलग अलग डिफरेंट परतों से स्टार का जो लाइट का प्रकाश है, तारे का जो प्रकाश है, वो जब इसमें घुसेगा तो उसका बार बार का होगा रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन होगा। तो ये स्टार इस लड़के को जो दिखाई देगा, अब इसे यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुनः इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये लड़के को ये स्टार यहाँ ना दिखाई देके कुछ ऊपर नज़र आएगा, समझ रहे हो? है स्टार यहाँ, लेकिन इसे दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब प्रकाश किरण तारे से जो भी प्रकाश चलेगी, उसका पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें हैं, जिसके वजह से हर एक परत पर तारे के प्रकाश का बार बार अपवर्तन होगा, जिसकी वजह से इसके आँख पर आने वाला प्रकाश धुंधला या टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, और ये स्टार अपने वास्तविक स्थिति जहाँ होगा वहाँ ना दिखाई देके इससे कुछ ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका भी रीज़न लिखते हैं, मतलब ये भी उदाहरण है, दैनिक जीवन में उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का, कि तारे का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग करना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अब ये क्यों टिमटिमाता है उसकी व्याख्या हमने यहाँ पे कर दिया है। और तारे अपनी वास्तविक लंबाई से या वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, उसका भी रीज़न अपवर्तन ही है। तीसरा, आपने देखा होगा कि यदि कोई तालाब है और अब तालाब के बाहर आप खड़े हैं, तालाब में पानी होता है, तो यदि ये पॉन्ड है, लेट सपोज इसको आप तालाब मानिए, ये बहुत बड़ा सा तालाब है, कल्पना करिए इस तालाब में पानी है, ठीक है। और इस तालाब में यदि आपका सिक्का गिर गया है, मान लीजिए ये सिक्का गिरा है,
1 रुपये का या फिर 5 रुपये का आप मान सकते हैं। या फिर इसके अंदर आप मछली भी सपोज कर सकते हैं कि इसके अंदर यदि मच्छी है तो क्या होगा। आप जब बाहर से इधर बाहर से यहाँ कहीं स्टैंड हैं आप, जब इस सिक्के को आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है ये सिक्का जो कि रियल में मान लीजिए यहाँ पे है और ये अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर ही आपको नज़र आता है। लेकिन जब आप इसे पकड़ने जाते हैं तो ये नज़र आता है या ऐसा पता लगता है कि ये यहाँ नहीं है, इसके नीचे है। तो किसी भी समुद्र की या किसी तालाब की जो वास्तविक गहराई होती है उसकी आभासी गहराई से अधिक होती है। किसी भी तालाब या फिर किसी भी समुद्र या किसी भी कुएं की जो वास्तविक गहराई होती है वो उसकी आभासी गहराई से अधिक होती है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी भी समुद्र या तालाब या फिर हौज की जो आभासी गहराई होती है वो उसकी वास्तविक गहराई से कम नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ भी है रिफ्रैक्शन। कैसे? आप हैं बाहर एयर में खड़े होंगे और अंदर तालाब यदि है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है पानी होगा और पानी की इसमें कई सारी लेयर्स होंगी। जब आपके आँखों पर ये सिक्के से चल के प्रकाश आपकी आँखों पर पहुँचेगा तो डायरेक्टली आपकी आँखों तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि पानी है सघन माध्यम और आप खड़े हैं एयर में तो वो है विरल माध्यम। यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो आपको पता है वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसे ऐसा फीलिंग्स आती है कि उसकी जो आभासी गहराई है वो उसकी वास्तविक गहराई से कम होती है या इसे सिक्का कुछ ऊपर ही नज़र आता है। तो ये भी इसी का उदाहरण है। लिख लेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी तालाब पॉन्ड कहते हैं या हौज मतलब हौदा होता है या नदी की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम होता है या कम होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि किसी हौज में या किसी कुएं में या किसी तालाब में कोई वस्तु गिरने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है। तो इसके पीछे भी क्या है? रिफ्रैक्शन ही है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दैनिक जीवन में रिफ्रैक्शन के, जैसे कि अग्रिम और विलंबित सूर्य। जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो सूर्योदय होने से पहले ही उसकी प्रकाश किरणें धरती पर आ जाती हैं। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन ही है। तो ये कुछ दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।